अब या तो अजीत पवार रहेंगे या फिर एकनाथ शिंदे। बीजेपी की बारी आ गई है, वो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले अपने साथी के रूप में किसे चुनती है। यहाँ ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अब महायुति में जो अजीत पवार की बेइज्जती की सारी हदें पार हो गई हैं। खुलेआम ऑन कैमरा माइक पर आकर एकनाथ शिंदे के नेता अजीत पवार को लेकर अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। अब इस लिस्ट में एक और नाम जोड़ लीजिए। दरअसल शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री तानाजी सावंत ने कहा है कि वे जब भी कैबिनेट की बैठक में अजय पवार के बगल में बैठते हैं तो उन्हें उल्टी आती है। सिर्फ यही नहीं, तानाजी ने कहा कि कभी भी अपनी जिंदगी में कांग्रेस और एनसीपी से नहीं बनी, लेकिन आज जब वे अजित के पास बैठते हैं तो उन्हें उल्टी आती है। जब अब महाराष्ट्र सरकार के एक मंत्री अगर चुनाव से ऐन वक्त पहले ऐसे बयानबाजी अपने सहयोगी दल के नेता के लिए कर रहे हैं तो ये सोचने वाली बात है कि महायुति में हालात कितने खराब हैं। मगर सबसे बड़ा चैलेंज तो बीजेपी के सामने है, क्योंकि इस अलायंस में यानी महायुति में बीजेपी ही बड़े भाई की भूमिका में है। शिंदे के नेता का बयान सामने आने के बाद अजीत पवार की पार्टी ने बीजेपी के सामने एक बड़ा चैलेंज छोड़ दिया है। एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता उमेश पाटिल ने कहा है कि अगर मंत्रिमंडल से तानाजी सावंत को बर्खास्त नहीं किया गया तो गठबंधन छोड़ सकते हैं। इधर पूरे मामले को तमाम विपक्षी दलों ने भी लपक लिया और महायुति के खिलाफ अभी से ही माहौल बनाना शुरू कर दिया। एनसीपी शरद पवार गुट की तरफ से अजीत पवार के अपमान पर प्रतिक्रिया सामने आई है। महज ताप से जो एनसीपी शरद पवार गुट के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा है कि तानाजी सावंत ने बयान बीजेपी और शिंदे के इशारे पर दिया है। टॉप ट्रे के अनुसार अजीत पवार के बारे में सीएम शिंदे जो सोचते हैं वही बात तानाजी सावंत ने कही है। तोपसे ने कहा है कि अजीत पवार एक स्वाभिमानी नेता हैं। इसके साथ ही सवाल खड़ा किया है कि क्या वे सत्ता की लालच में अभी सरकार में बने रहेंगे। कैबिनेट की बैठक में हमें अजीत पवार के बगल में बैठना पड़ता है और इसीलिए बिहार आकर मुझे उल्टी होती है। इस प्रकार का बयान दिया है शिंदे सरकार के मंत्री तानाजी सावंत। इन्होंने जानबूझकर अजीत पवार को अपमानित करने का षड्यंत्र शायद शिंदे साहब के माध्यम से किया है, भारतीय जनता पार्टी के कहने पर किया है, ऐसा मुझे लगता है। इसका अर्थ बहुत स्पष्ट है। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो हार का सामना करना पड़ा उसका कारण अजीत पवार है। ये आरएसएस भी कह चुकी है, ये देवेंद्र फडणवीस भी कह चुके हैं और अजीत पवार को सरकार में शामिल करने के बाद कहीं न कहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नाखुश हैं, ये भी लोगों के सामने आ चुका है। और इसीलिए अजीत पवार को अपमानित करने का षड्यंत्र तानाजी सावंत के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी हो या शिंदे सेना उन्होंने रचा है। इसमें कोई दो मत रहने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न ये भी है कि अजीत पवार जो एक स्वाभिमानी नेता खुद को कहते हैं, आज उनकी पार्टी सत्ता के लालच में इस प्रकार का अपमान किस प्रकार से सहन कर सकती है। उनके कार्यकर्ता इस रास्ते पे नहीं आ रहे हैं, उनके कार्य करने प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। अजीत पवार सत्ता नहीं छोड़ रहे क्योंकि अपमान सहन कर रहे हैं, लेकिन सत्ता नहीं छोड़ रहे हैं। इस प्रकार अजीत पवार के विचारों का पतन होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। ऐसा मुझे नहीं लग रहा था। अजीत पवार जी जब राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार पार्टी में थे, हमारे नेता थे, हम उनके विचारों से प्रभावित थे। उनके बगल में बैठने के लिए हम सब कार्यकर्ता बड़े उत्सुक थे, एक्साइटेड थे। लेकिन आज की सरकार में अजीत दादा शामिल हैं, उनके सहयोगी मंत्रियों को उनके बगल में बैठना पसंद नहीं है। बाहर आने के बाद उनको उल्टियां हो रही हैं। मुझे लगता है कि अजीत पवार जी की पार्टी का स्वाभिमान पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है। अगर अजीत पवार जी महाराष्ट्र के सरकार से इस्तीफा नहीं देते तो ये मानना तय है कि उनकी पार्टी में स्वाभिमान नाम की चीज, उनको मन में स्वाभिमान नाम की चीज आप बिल्कुल नहीं बची है। जानकारों का कहना है कि जिस तरीके से एनसीपी अजीत पवार की अगुवाई में मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना का श्रेय लेने में जुटी है, इससे शिंदे गुट और बीजेपी भी असहज है। ऐसा इसलिए हो सकता है कि ये बयान एक तरीके से अजीत पवार के लिए बड़ा इशारा है। सिर्फ यही नहीं, विश्लेषकों का कहना है कि बदलापुर की घटना पर एनसीपी ने जिस तरीके से ठाणे में प्रदर्शन किया, इतना ही नहीं, सिंधुदुर्ग में शिवाजी महाराज का स्टेच्यू गिरने पर महायुति की तरफ से सबसे पहले अजीत पवार ने महाराष्ट्र के, आपको बताते चलें, 13 करोड़ लोगों से माफी मांगी। इसके बाद पार्टी ने मुंबई में आत्मक्लेश आंदोलन भी किया। इससे महायुति में असहजता और ज्यादा बढ़ गई है। अब सवाल ये है कि क्या सच में अजीत पवार महायुति छोड़ देंगे। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि अजीत पवार के सामने दो विकल्प हैं, या तो वो शरद पवार के साथ जाएं या फिर स्वतंत्र तौर पर चुनाव लड़ें। तो बहरहाल ज्यादा चांस तो शरद पवार के पास जाने के दिख रहे हैं। ऐसा क्यों, ये भी जान लीजिए। अगर ध्यान दें तो हाल ही में रक्षाबंधन के त्योहार से पहले अजीत पवार ने अपनी बहन सुप्रिया को लेकर एक बयान दिया था। अजीत पवार ने कहा था कि बारामती में सुप्रिया सुले के खिलाफ अपनी पत्नी को उम्मीदवार बनाकर उतारना एक बहुत बड़ी गलती थी।
उन्होंने ये भी कहा कि राजनीति को घर में नहीं घुसने देना चाहिए। साथ ही साथ अजीत ने कहा कि उन्हें अपने साथी अपनी बहन प्यारी है या नहीं। अजीत ने राजनीति में पिछड़ जाने की भी एक बार बात कही। हालांकि उनका लहजा मजा किया था, लेकिन बातों ही बातों में अजीत ने सीएम ना बन पाने को लेकर अफसोस जताया। उन्होंने ये भी कहा कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस राजनीति में उनके जूनियर होते हुए भी सीएम बन गए, लेकिन वो इस पद पर काबिज नहीं हो सके, जिसका उन्हें हमेशा मलाल रहेगा। पिछले दिनों ऐसी भी खबरें हमारे सामने आई कि नरेंद्र मोदी से अनुरोध किया था कि शरद पवार के बारे में कुछ न कहें। चर्चा थी कि अजित पवार ने यह स्वीकारा था कि लोकसभा चुनाव में शरद पवार पर दिए गए पीएम मोदी के बयान से महायुति प्रभावित हुई है। हालांकि अजीत ने इन सभी अटकलों को नकार दिया था, लेकिन कहने वालों को कौन रोक सकता है। मुमकिन है कि अजीत पवार को भी अब बीजेपी के साथ रिश्ता निभाने में दिक्कत आ रही हो सकता है कि घुटन महसूस हो रही हो। कहा तो ये भी जा रहा है कि जानकारों का मानना है कि संघ भी अजीत पवार के साथ बीजेपी के गठबंधन से खुश नहीं है, लेकिन यह सब महज अटकलें हैं, इनमें कितना दम है ये नहीं कहा जा सकता। जानकारी के लिए आपको बता दें, महाराष्ट्र विधानसभा का मौजूदा गणित भी समझा देते हैं। जी हाँ जनाब, इस वक्त महाराष्ट्र विधानसभा में एनडीए 202 सीटों के साथ सत्ता, जिसमें बीजेपी को 102, एनसीपी अजित पवार की 40, शिवसेना एकनाथ शिंदे की 38 सीटें शामिल हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की 37 सीटें और शिवसेना यूबीटी की 16 और एनसीपी शरद पवार के पास महाराष्ट्र में 12 विधायक हैं। इसी साल चुनाव होने वाले हैं, सत्ता पर कौन काबिज होगा और जनता किसका साइड रहती है, ये देखना दिलचस्प होने वाला है। बहरहाल इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें हमारा चैनल FSC न्यूज।